दोस्तों स्वागत है एक पॉलिटी की नई वीडियो में। तो पॉलिटी की इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 देखेंगे। आर्टिकल 15 हमने देखा था कि शैक्षणिक संस्थानों में और पब्लिक प्लेस पे कैसे भेदभाव को रोकने की बात की गई है और कैसे विशेष लोगों को, विशेष समूह को आरक्षण देने की उसमें बात की गई थी। उसको हमने समझा है। अब आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 जो मूलतः जो है यह लोक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक जॉब में ये आरक्षण की बात करता है और पब्लिक जॉब में ही जो पदोन्नति की बात होती है उसके लिए भी ये प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसके भी जो आर्टिकल 16 है ये 7 आधार पर भेदभाव को रोकता है। 7 आधार पर भेदभाव को रोकता है ये। ठीक है, आर्टिकल 15 कितने आधार पर रोकता था? तो आर्टिकल 15 केवल 5 आधार पर रोकता था। 5 आधार पर 15 काम करता है, मगर आर्टिकल जो 16 है ये 7 आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, इसके भी सब पार्ट हैं। तो 16(6) तक इसके सब पार्ट हैं। और आर्टिकल जो 14 है, 16 का जो भाग 4 है उसके भी 2 पार्ट हैं, 16(4) और 16(4)(a). तो इसमें पदोन्नति की बात की गई। 16(4) और 16(4) है और 16(4)(a) है। ठीक है, तो ये इसमें पदोन्नति की बात की गई, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 16 जो है कहता है कि लोक नियोजन अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो अवसर की समानता होगी सभी नागरिकों को। ठीक है, तो उसमें केवल इस बात पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया। अब देखिए ये वंश और जो निवास है ये जो दो जोड़ दिए गए। तो क्या क्या है? धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान है, वंशानुक्रम इसमें सम्मिलित किया गया था। ये वंशानुक्रम है, मूल वंश नहीं, वंशानुक्रम है ये। वंशानुक्रम और निवास स्थान। तो निवास स्थान के आधार पे जन्म स्थान और निवास स्थान अलग अलग चीज़ें हैं। तो जन्म स्थान जहाँ आप पैदा हुए हैं, निवास स्थान जहाँ अभी आप वर्तमान में जहाँ निवास कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता अथवा उसे राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये बात कही गई है 16 में। ठीक है, तो 16(1) को समझते हैं। 16(1) में क्या है? तो 16(1) में कहा जाता है कि राज्य 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) में क्या कहता है? राज्य 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) कहता है राज्य के अधीन जॉब में सबको समान का अधिकार मिलेगा। जो एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता का अधिकार मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16(3) का कहता है, 16(3) कहता है कि राज्य कुछ प्रांत के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब संसद जो है कुछ प्रदेश के लिए, कुछ प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, और 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) में कहा गया है राज्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। तो राज्य जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरी में आरक्षण दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। 16(4)(a) क्या कहता है? ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, एससी एसटी के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण। ठीक है, तो ये कह सकता है कि 16(4) कहता है कि एससी एसटी के पदोन्नति के मामले में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, के लिए कोई प्रावधान सरकार जो है कर सकती है यदि राज्य उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं समझती है, तो वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण भी कर सकती है। जो प्रमोशन होता है उसमें आरक्षण कर सकती है। ठीक है, 16(4) में क्या क्या कहा है? 16(4) में क्या कहा गया है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस बात को समझिएगा। तो 14(4) में आरक्षण में पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। 16(4) में जॉब में प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनको आरक्षण देने की बात की गई है। 16(5) में क्या कहा गया है? 16(5) में कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायियों की विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, तो मंदिर में धार्मिक संस्थान है, मान लीजिए धार्मिक संस्थान नहीं, मंदिर नहीं कह सकते इसको, मंदिर नहीं, मान लीजिए कोई जैसे संघ का स्कूल है,
जो हमारे यहाँ संघ का स्कूल होते हैं, तो इस स्कूल में आप किसी मुस्लिम समुदाय के लोग को नहीं शामिल कर सकते इसमें, ठीक है। कर भी सकते हैं, मगर इसमें ये क्या आ गया कि धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायियों को विशेष मतलब कि आप विशेष प्रावधान के जरिए उनको आप शामिल करेंगे। अगर मुसलमानों का कोई मदरसा है तो मदरसा में आप मुसलमानों को ज़्यादा, राज्य जो है मुसलमानों को ज़्यादा प्रियोरिटी दे, क्योंकि उस मदरसा में पढ़ाने की जो समझ है, उर्दू की समझ है, वो मुसलमानों में कहीं अधिक है। कुछ हिंदू हैं जो भी उसको अरे क्या कहते हैं उसको, कि जो उर्दू है उसको जानते हैं, मगर मोस्टली जो मुस्लिम समुदाय हैं वो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उसमें पढ़ाने लिखाने में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। उनको धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए या विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो ये छूट दी गई है 16(5) में, ठीक है। 16(6) में EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। जॉब में 10% का आरक्षण होगा EWS में, EWS को जॉब में, पब्लिक जॉब में। कब? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो ये बात की गई है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, इतना जो प्रावधान है 16 में, इतने जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें 16(4)A जो है वो SC/ST को एक स्तर आगे जाके पदोन्नति में भी, उनको नौकरी में तो आरक्षण मिला ही उनको, फिर उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दे रहा है। तो क्यों ये दे रहा है? ये देने का उसका आधार ये है क्योंकि उनका जो है प्रतिनिधित्व जो है, उच्च जो कोटि की जो जॉब हैं उनमें उनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो जो सरकार है ऐसा प्रावधान बना सकती है। मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप पदोन्नति कीजिए, मगर प्रशासनिक जो क्षमता है उसमें कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। आप आरक्षण दीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा इसका भी ध्यान रखिए कि वो उसके योग्य हो, और जैसे अब कोई भी संस्था है तो उसकी जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें गिरावट ना आए, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखकर आप कर सकते हैं, ठीक। तो कई जो अब अगर मेंस में अगर पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में जो भी एकदम एक लाइन बाय लाइन इसको कैसे आर्टिकल 16 में आरक्षण और पदोन्नति में क्या क्या जो मामले आए थे, उनका जो केस आता था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं उसके बारे में बताते। मगर ये प्रीलिम्स वाला है तो इसको बात में इतना समझिए जो अभी बताए हैं, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कहीं उसको नोट करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें अब जो डिटेल में लिखा हुआ है नोट्स में इसको देखते हैं। तो और कुछ बातें हैं जिसमें फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, ये प्रीलिम्स में पूछता है। फर्स्ट जो OBC आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो कब बना था, तो बना था 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था ये। सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, तो VP मंडल के अध्यक्षता में बना था। VP मंडल आयोग 1990 में बना था ये, ठीक है। तो इसी के तहत जो है OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% का आरक्षण दिया गया था इसी के तहत। और इंदिरा साहानी केस में जो 1992 में आया था, इसको वैलिड बताया था कि नहीं, ये जो ऊपर जो 27 और 15 और 7.5 है ये वैलिड है, ठीक है। तो ये कहा गया था, तो इस बात को भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक। तो इसमें यहाँ तक तो हमने देख लिया था, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अथवा राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अगला है अवसर की समानता के इस नियम के 4 अपवाद हैं। वो अपवादों को हमने लिस्ट वाइज देख लिया है, मगर यहाँ भी समझ लेते हैं। संसद किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण, जैसे केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, किसी नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए निवास की शर्तें निर्धारित कर सकता है कि बस केवल उसके निवासी ही, उस राज्य के निवासी ही जो डोमिसाइल रखते हैं, डोमिसाइल है, उस राज्य के निवासी ही वो फॉर्म भर सकते हैं, उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संसद किसी राज्य के लिए या किसी यूटी के लिए ऐसा प्रावधान बना सकती है, ठीक है। ये पहला अपवाद है। दूसरा है राज्य किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान कर सकता है, जो अभी हमने 16(4) में देखा था। अगला है कानून के तहत यह व्यवस्था की जा सकती है कि धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था, जो धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था है, से संबंधित कार्यालय या पदाधिकारी अथवा उसके शासी निकाय का सदस्य किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से संबंधित हो। ऐसा कानून बन सकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म का कोई टेम्पल या कोई भी निकाय अगर बन रहा है तो उसमें हिंदू ही ज़्यादा हो, ये सरकार तय कर सकती है कि कोई मुस्लिम
का जो भी वक्फ, जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड में ये कोशिश किया जाएगा कि केवल इसमें मुसलमान ही हों, राज्य ऐसा प्रयास कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे अब सबको समानता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सातवां है, राज्य को WH से संबंधित किसी भी नागरिक को 10%, EWS से संबंधित जो नागरिक है उसको 10% का आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये 16 किस में है, 16(6) में ये बात की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यही 4 जो हैं अपवाद दिए गए हैं इसके, तो इन 4 अपवादों को ध्यान से देखिएगा। अब आगे के देख लेते हैं, जो भी हमने बता दिया है उसी के बारे में ये सब है। तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1979 में अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, VP मंडल की अध्यक्षता में। 1979 में, 90 में नहीं, 1979 में गठन हुआ था, हमने 90 बता दिया था उसमें। तो 1979 के तहत अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग VP मंडल की अध्यक्षता में EBC या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए या उनके विकास के उपाय सुझाने के लिए यह BP मंडल जो आयोग था इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें लगभग 52% सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े OBC और SC/ST जो हैं भारत में हैं। ठीक है, 52% हैं अकेले। अगला है अन्य पिछड़े वर्ग के, मतलब VP मंडल की रिपोर्ट जब दिए थे तो उन्होंने बताया था कि 52% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े OBC और ST जो हैं भारत में हैं, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण, कुल आरक्षण का 50% होगा, ये बात कहा गया उसमें। ठीक है, 1990 में VP सिंह की सरकार जब हुई थी तो इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण की घोषणा कर दी गई उस समय पे। ठीक है, और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 बदलाव किए। 27% कोटा जो है आर्थिक मानदंड जैसे में अन्य पिछड़े वर्ग के साथ गरीब वर्गों को भी प्राथमिकता देना इसमें कहा गया, उन्होंने कहा। ठीक है, तो क्या बदलाव किया उन्होंने, 27% जो कोटा है इसमें आर्थिक मानदंड को भी इन्होंने शामिल किया, में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को भी प्राथमिकता दिया जाएगा इसमें 27% के कोटे में, तथा उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो इसको देखिए, नरसिम्हन राव सरकार ने बदलाव किए थे, वो क्या बदलाव थे, तो उन्होंने 27% जो कोटा था में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को भी प्राथमिकता देना चालू किया, और उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण देने की उस समय उन्होंने बात की थी, मगर ये लागू उस समय नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसी समय क्यों नहीं लागू हो पाया था, इंदिरा साहनी केस आ गया था उसी समय। इंदिरा साहनी केस 1992 आया, तो इस मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, 16(4) के दायरा तथा और सीमा जो है बताया। तो उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, और OBC के उन्नत वर्ग, जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं, को आरक्षण के लाभार्थी सूची से बाहर रखे जाने की बात कही, और गरीब वर्गों के लिए 10% के अतिरिक्त आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। जो ये वाली बात थी, इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि कुछ साधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसी में कहा था, इंदिरा साहनी केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से अधिक का कोटा नहीं होना चाहिए कुल मिला के। इसीलिए देखिए, जब बांटेंगे इसको तो 49% के आसपास होता है, 27% प्लस 15% प्लस 7.5%। तो इसको देखेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे आप 27% प्लस 15% प्लस 7.5%, तो 49.5% आता है, 49.5% आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि 50% से अधिक ये नहीं हो सकता, तो वही बात ही बोली गई है। और पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था। ठीक है, कि पदोन्नति अगर जब प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है, रिक्तियों के मामले में कैरी फॉरवर्ड जो नियम है वो 50% नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो कैरी फॉरवर्ड तो वैलिड है कि अगर पिछले साल की अगर वैकेंसी कुछ खाली रह जाती है, माने 20 वैकेंसी खाली रह गई है, ठीक है, तो आप अगले साल इसको 20 वैकेंसी को भर सकते हैं, मगर ऐसा भी ना हो कि वो 50% का नियम उल्लंघन कर दे। मतलब कि अगर 300 सीट अगर निकली है किसी भी वैकेंसी में, तो अगर 300 वैकेंसी है तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए 20 खाली है तो 300 में इसको ऐड करना है। तो इसमें मान लीजिए SC/ST का अगर 40 है, 40 नहीं 120 मानिए, 120 है तो 20 आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, तो 140 वैकेंसी SC/ST की हो जाएगी।
मगर ये 50% का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि 150 होता तब 50% हो जाता। मगर यही वैकेंसी अगर 340 है, अगर 20 इसमें ऐड करें 360 हो जाएगा, अरे सॉरी 160 हो जाएगा। तो 160 ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये 50% नियम का उल्लंघन हो जाएगा कि 50% से अधिक आप इसमें 300 में आप SC ST को या जो जिसके लिए रिजर्व है उसको आप दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, 160 नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि ये जो कैरी फॉरवर्ड नियम है वो वैध है, और 50% का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि कैरी फॉरवर्ड 300 की वैकेंसी है तो कैरी फॉरवर्ड को जोड़ के 150 से अधिक जो है रिजर्व सीट नहीं होगी किसी की, ये मैक्सिमम लिमिट जो है 150 ही रहेगी। ठीक है, तो उस साल जो पिछले साल की वैकेंसी जो 20 है उसको जोड़ कर भी 170 आप नहीं कर सकते। ठीक है, 150 ही रहेगी, चाहे कैरी फॉरवर्ड लीजिए अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, तो ये बात पूरी कही गई थी। ठीक है, समावेशन, अपवर्जन, प्रयोजन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और पर्पज़ की जांच के लिए अस्थायी सांविधिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई, और इसे 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 338 ख में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में कहा गया कि जांच के लिए एक अस्थायी सांविधिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। तो 1993 में स्थापना हो गई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, जिसको 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा 338 ख में जोड़कर संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये बात को समझ लीजिए। तो ये जो मेन था ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16(4) से संबंधित कुछ प्रावधान है, इसको भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 16(4)(a) कैसे आया इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो आरक्षण था, पदोन्नति में आरक्षण, जो 14(4) में आपको बताए थे कि 14(4) में बताया गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 14(a) कब जोड़ा गया। तो 14(a) जब ये लिखा गया यहाँ पे कि इसमें कहा गया कि कुछ पदोन्नति, ये जो पॉइंट है, इंदिरा साहनी केस 1992 जब आया था तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, जो 16(4) के दायरे की सीमा जब बताया था उसमें कहा कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए। तो इसी मामले को, इसी को पलटने के लिए जो हमारा संसद है, संसद ने क्या किया था, संसद ने 77वां संविधान संशोधन किया। 77वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1995 में। 1995 में संशोधन करके 77वां संसद ने बोला कि पदोन्नति में आरक्षण होगा। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण होगा, और 14(4)(a) जोड़ा गया इसमें। ठीक है, याद रखिएगा 14(4)(a) जो जोड़ा था वो इंदिरा साहनी केस का जो मामला था, पदोन्नति में आरक्षण उसके लिए नहीं दिया जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो संसद ने 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1995 में इसको जारी रखा। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा इसको। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रावधान यह किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है, किंतु यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। ठीक है, और न्यायालय में चला गया तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में आरक्षण तो दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके पश्चात जो है 85वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके माध्यम से परिणामी ज्येष्ठता मतलब कि परिणामी सीनियरिटी दी गई, की व्यवस्था की गई। तो पहली बात तो समझिए कि जब 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसमें 14(4) जोड़ा गया, तो उसमें ये कहा गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। अब दिया जाना जब शुरू हुआ तो फिर क्या मामला ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो फिर जब दिया गया, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे एक जनरल व्यक्ति है और एक SC ST वाला है। ठीक है, ये अभी इसमें क्या है कि जनरल वाला जो है यहाँ पे सीनियर है। ठीक है, सीनियर है, और जो SC ST वाला है वो यहाँ पे वर्तमान में जूनियर है। ठीक है, जूनियर है ये। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे पदोन्नति होती है तो SC ST के जो कैंडिडेट है इसका पदोन्नति हो गया और ये यहाँ चला आया। ठीक है, और जो अभी है जो जनरल वाला कैटेगरी वाला है वो नीचे ही रह गया अभी। फिर अगर 4 साल बाद इसकी पदोन्नति होगी, फिर अब जब यहाँ आता है
तो इन दोनों में कौन सीनियर होगा? इन दोनों में कौन सीनियर होगा? SC ST वाला सीनियर होगा या जनरल वाला सीनियर होगा? अब यहाँ पे सीनियर का कौन होगा? तो इसका मुद्दा फंस गया। तो यहाँ पे मुद्दा फंस गया कि अब क्या होगा, कौन इसमें सीनियर माना जाएगा? तो यहाँ पे संसद ने बोला कि जो पहले आया है यहाँ पे ऊपर पदोन्नति होके वही सीनियर होगा। संसद कहती थी कि वही सीनियर होगा जो SC ST वाला है। SC वाला जो है, ST वाला जो प्रमोशन होके गया है वही सीनियर माना जाएगा। मगर तब तक ये जनरल वालों ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नीचे मैं सीनियर था, ऊपर मैं प्रमोशन होके आया हूँ 2 साल बाद, तो मैं सीनियर होऊंगा। तो इस बात को लेके केस हो गया। जब केस हो गया न्यायालय में, तो केस न्यायालय में गया, तो अब क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कहा फिर से एक अजय केस हुआ था। अजय कोई व्यक्ति थे, इन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके नाम से ये अजय वर्सेस पदोन्नति का केस जब आया था, तो इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैच सीनियरिटी होगी। कैच सीनियरिटी मतलब होगा, तो कैचअप रूल नाम था इसका, कैच अप रूल सीनियरिटी की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा कि पदोन्नति तो मान लो ठीक है, आप पदोन्नति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है पदोन्नति में आरक्षण दीजिए, उसमें हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर जब जनरल वाला भी पदोन्नति होकर उसी स्थान पे चला जाएगा, और SC ST वाला तो पहले से ही पहुंचा हुआ है वहाँ पे, तो जब जनरल वाला जाएगा तो वो सीनियर कहा जाएगा वहाँ पे, क्योंकि नीचे वही सीनियर था। तो सीनियर जो होगा जनरल वाला होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कैचअप रूल लागू हो जाएगा कि सीनियर वाला जाके तुरंत ऊपर जाएगा, जैसे ही पदोन्नति उसी सीनियर जनरल वालों की होगी, वो SC ST से सीनियर हो जाएगा, वो अपना जो प्रीवियस वाला जो सीनियर था उसको दोबारा से कैचअप रूल के तहत कैच कर लेगा उसको। तो ये बात कही कि जो नीचे सीनियर था, बाद में जब भी 2 साल 3 साल बाद जब भी वो ऊपर जाता है प्रमोशन होके SC ST वाले के समकक्ष जाता है, तो जो जनरल वाला है वो सीनियर माना जाएगा। मगर फिर से संसद ने संशोधन कर दिया, 85वां संविधान संशोधन, 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो अजय सिंह जो केस था 1996 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैचअप रूल लागू होगा, वो कैच कर लेगा जब भी प्रमोशन होगा, तो जो जनरल वाला होगा वो सीनियर हो जाएगा SC ST वाले से। मगर 85वां संशोधन कर दिया गया 2001 में। तो 2001 में संशोधन करके कहा गया संसद द्वारा कि नहीं, इसमें जो होगा परिणामी वरिष्ठता लागू होगी। ठीक है, परिणामी वरिष्ठता लागू होगी इसमें। तो परिणामी वरिष्ठता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो परिणामी वरिष्ठता यही है कि जो पहले गया है, प्रमोट होकर जो पहले गया है, सीनियर बना है, भले से वो प्रमोट होने से पहले वो जूनियर रहा हो, सीनियर वही होगा। तो मतलब SC ST वाला जो व्यक्ति है वही सीनियर कहा जाएगा। 85वें संविधान संशोधन में 2001 में ये बात कह दी गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम समझने का मतलब ये है कि कैचअप रूल खत्म करके अब उसको 85वां जो संविधान संशोधन 2001 था उसमें कहा गया कि परिणामी वरिष्ठता लागू होगी। जो वरिष्ठ व्यक्ति है SC वाला जो पहले गया है प्रमोट होके, वही वरिष्ठ होगा, जनरल वाला वरिष्ठतम नहीं होगा। ठीक है, तो ये मामला समझ में आया आपको कि परिणामी वरिष्ठता मतलब SC ST वाला जो पहले प्रमोशन हुआ है जिसका, वही वरिष्ठतम होगा। तो ये बात चल रही थी। तो फिर से क्या हुआ कि फिर से आया नागराज वर्सेस भारत बनाम भारत संघ का जो केस आया, नागराज वर्सेस भारत संघ केस एक आया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्णय दिया इसका। ठीक है, तो 2006 में जो निर्णय आया तो उसमें नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि संसद द्वारा जो 77वां और 85वां संविधान संशोधन किया गया है को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने जो 77वां 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको वैलिड माना, कहा कि ये वैलिड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, किंतु पदोन्नति आरक्षण के लिए 3 मानदंड उसने निर्धारित किए। क्या क्या मानदंड बताया उसने, इसमें वैलिड मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में 77वां को 25वां को, और कहा कि 3 मानदंड है, इसको फॉलो करना होगा अगर आप किसी को प्रमोशन देते हैं SC ST को। तो पहला था इसमें कहा गया कि SC ST समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। तो जो जिसका प्रमोशन आप कर रहे हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहा उन्होंने कि सार्वजनिक पद पर SC ST समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तभी आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है
तभी आप प्रमोशन करेंगे, अदरवाइज प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है। और तीसरी बात कही गई कि इस प्रकार की आरक्षण नीति का प्रशासन की समग्र दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कि प्रशासन की दक्षता में कोई भी मतलब कि कमजोरी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति को आप प्रमोट कर रहे हैं उस लायक होना चाहिए, तभी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बात तीनों, इसको याद रखिएगा, तीनों बात कही गई थी कि पिछड़ा, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर SC ST का नहीं है तभी उसको प्रमोशन देना चाहिए, और दक्षता पे, प्रशासन की दक्षता पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात तीनों कही गई। बाकी अभी यही लागू है, जो परिणामी वरिष्ठता का नियम है यही लागू अभी वर्तमान में भी है। तो 2018 में एक फिर से केस आया, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का विवाद आया। इसका फैसला देते हुए पदोन्नति के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC ST की जो पिछड़ेपन से संबंधित जो मात्रात्मक डेटा है उसको एकत्र करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो कह रही है वही बात सही है। ठीक है। तो अभी कुल मिला के वरिष्ठता का जो नियम था और आरक्षण की जो बात थी, कुल मिला के यही है। ठीक है। तो चलिए, आर्टिकल 16 में इतना ही था। तो मैं समझता हूँ कि आपको बढ़िया समझा पाया हूँगा। तो इससे बाहर अब नहीं आएगा आर्टिकल 16 में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो सही लगे तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।